दर्शन ऐसा माध्यम है जी जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और इस तरह की मूल्य जो है उनसे साक्षात्कार कराता है सर। जी इसलिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं ऐसे चैनल में हूँ जहाँ से महाभारत और रामायण जैसे सीरियल्स दिखाए गए, और जी साथ में जो प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां, एक से बढ़कर एक कहानियां प्रेमचंद की, मालगुडी जी। डेज। भारत स्वागत स्वागत आगत पूज्य महोदय, धन धन भाग्य हमारे। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट किशोर जैन फ्रॉम यूके। आज हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। दिवालिया व्यक्तित्व एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम ऐसे उन महानुभावों को लेकर आते हैं जो अपने ही बलबूते पर कुछ ना कुछ मुकाम पाने के बाद समाज में आकर समाज की सेवा में एकदम अनथक मेहनत करते हुए जुड़ जाते हैं। और उन्हीं की उदाहरण है आज के मेहमान। और कहते हैं कि मन में अगर उन्होंने कुछ ठान लिया जाए, कोई कोई ठान ही लेता है, हम खुद ही कुछ मन में ठान लेते हैं, तो असंभव कुछ भी नहीं है। और खासकर सरकारी महकमे में वहाँ कार्य की पूरी तरह से सफल तभी होता है कि कर्मचारी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ हो। इसके बिना कोई भी चीज नहीं होती। उसके हर चीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। मीडिया, खासकर आकाशवाणी दूरदर्शन, इनका नाम सुनते ही दूर ग्रामीण अंचल में गांव की वो चौपाल याद आती है जहाँ बैठे हर वर्ग के लोग एक साथ कृषि दर्शन, चित्रहार, या वो रामायण का युग जब राम के दर्शन के हृदय के से गदगद हो जाया करता था। बूढ़ी आंखों में प्रेम, अश्रु, कण वन फूल बरसाते, तो बच्चों और युवाओं को आपसी प्रेम और सौहार्द की सीख जो कहाँ से मिलती है, वो मीडिया से ही मिलती है। हमें साक्षात दर्शन करवाते हैं, जो इसके बारे में लिखते हैं, और उसके बाद प्रोडक्शन में जाता है। प्रोडक्शन के बाद उसका केयरफुली प्रसारण होता है। लेकिन आज के इस आधुनिक युग में जहाँ फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टेलीग्राम और ना जाने कितने फास्ट मास कम्युनिकेशन हो गए हैं, ऐसे में हमारे इस आकाशवाणी की वो जुबानी भाई कहाँ गए? सैनिक भाइयों के लिए मनपसंद गीतों की शाम, आपकी फरमाइश क्या आज भी उतनी ही लोकप्रिय है? सो वी नीड टू आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस। इन सब प्रश्नों के जवाब के लिए आइए हम रूबरू होते हैं हमारे आज के अतिथि, आकाशवाणी और दूरदर्शन गोरखपुर के प्रोग्राम हेड श्री आदरणीय ब्रजेंद्र नारायण जी से। नमस्कार सर, जय भारत, नमस्कार। जय हिंद, जय आपका भारत, हार्दिक जय हिंद। स्वागत है। किशोर जी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करते हुए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। ये हमारा सौभाग्य कि आज हम उस शख्सियत के पास पहुंचे हैं जो एक पिलग्रिमेज है सब धर्मों के लिए। यहाँ पर धरोहर गीता प्रेस की, जो कि गोरखपुर में है, यहाँ से पूरे वर्ल्ड को एक ऐसा उपहार मिला प्रिंटिंग में, जिन्होंने थ्रू वर्ल्ड को चेतना दी है, जगाया है। और वहां पर आप तैनात हैं। दूरदर्शन जो कि हर चीज को, ऑनगोइंग इश्यूज को, हर चीज को प्रसारण करता है और पूरा सत्य दर्शन करवाता है। सर, कोटि कोटि नमन आपको। बहुत अच्छा। बहुत बहुत नमन आपको। तो भाई साहब, आपका आना हमारे लिए एक ऐसा तोहफा है, क्योंकि जीवनी के बारे में हमारे जो ग्लोबली सुन रहे हैं दर्शक, आज वो जानना चाहेंगे कि बचपन से शुरू करते हैं कि कहाँ पर आपकी शिक्षा और कैसी अचीवमेंट हुई, और क्या ये अचीवमेंट जो है वाज इट लाइक अ सिल्वर स्पून और पॉटलक या स्ट्रगल? ये सारी चीजें आपकी जुबानी सुनना चाहेंगे, और मैं दैट्स इट जी 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 आराम से सुनूंगा। जी जी। किशोर जी, ऐसा तो कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व तो नहीं है मेरा, लेकिन मुझे लगता है कि एक आम भारतीय की तरह मैंने शुरुआत की। मेरे जो जीवन की शुरुआत है वो भारत का बड़ा शुक्र है झारखंड सर। प्रदेश, झारखंड में अच्छा जी। रांची
एक रांची राजधानी है उसकी, उसी का एक छोटा सा कस्बा है, या कह लें कि एक इंडस्ट्रियल टाउन है, छोटे से टाउन है, खलारी। वहाँ पे सीमेंट की एक फैक्ट्री है, और साथ ही साथ बहुत बड़ा कोल फील्ड है सर। तो कोल फील्ड एरिया, और उसमें सीमेंट प्लांट। इसी सीमेंट प्लांट में उनका अपना स्टाफ के लिए एक स्कूल हुआ करता था, जूनियर हाई स्कूल सर। उसी स्कूल में मेरे पिताजी टीचर के रूप में कार्यरत थे। स्वर्गीय राघव सरन जी मेरे पिता थे। उन्हीं के यहाँ मेरा जन्म हुआ 1966 में सर, जुलाई महीने में हुआ। और वहीं स्कूल के जो था हमारा प्राइमरी स्कूल, फिर हाई स्कूल, वहीं से एसीसी मिडिल स्कूल नाम था मेरे स्कूल का, और हाई स्कूल था कोऑपरेटिव हाई स्कूल। वहाँ से किया हाई स्कूल तक की पढ़ाई। उसके बाद में फिर रांची के जो यूनिवर्सिटी कॉलेज था, रांची कॉलेज, वहाँ से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की सर। ISC जिसे बोलते हैं, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ। वही ख्वाब थे कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा और IIT निकालूंगा, और ये, लेकिन दुर्भाग्यवश उस लायक नहीं बन पाया, नहीं हुआ सिलेक्शन। फिर मैंने बहुत एक बड़ा निर्णय लिया कि मैं अब ह्यूमैनिटीज़ की तरफ चलूंगा। और वो एक ऐसा समय आया, मैंने रांची छोड़ी और इलाहाबाद में पहुंच गया सर, स्वयं पहुंच गया। मतलब पिताजी ने कहा मैं इलाहाबाद जाना चाहता हूँ, और उन्होंने कहा ठीक है जाओ। मैं इकलौता बेटा था, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है जाओ, तुम अपनी राह तय करो। तो इलाहाबाद पहुंचा सर। संयोग से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के उस समय एडमिशन हो रहे थे। मैंने अपना रखा, मार्क्स वगैरह जो इंटरमीडिएट के थे वो रखा सामने, और फॉर्म भरा तुरंत। और वहाँ तुरंत एडमिशन होते थे सर उस समय। तो फॉर्म भरिए, आपको अगर आपके मार्क्स उस लेवल पे हैं तो आपको एडमिशन मिलेगा। तो सर मुझे BA में वहाँ एडमिशन मिल गया सर। और फिर वहाँ से BA किया। फिर मैंने MA इकोनॉमिक्स में वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही किया। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी टॉप किया सर इकोनॉमिक्स में। उसके बाद जो सामान्य स्थिति होती है कि इलाहाबाद में जो भी बच्चा आता है, वहाँ तो जो कैसा भी बालक जाएगा, उसके सामने एक ही लक्ष्य होता है। और ये मैं बता रहा हूँ सर, 80s की बात है सर ये। तो उस समय तक था ये कि हर बच्चे को सिविल सर्वेंट बनना है, IAS बनना है मुझे। ये ख्वाब होते हैं सबके वहाँ के लड़कों के सामने। तो मुझे भी लगा वहाँ की MBS हर चीज वहाँ की ऐसी ही है, बड़ी यूनिवर्सिटी का। जी जी जी, बिल्कुल। तो फिर तैयारी शुरू किया सिविल सर्विसेज की। 2 बार मैंने IAS के इंटरव्यू तक पहुंचने का जो वो था, वो मुझे सफलता मिली, लेकिन फाइनली मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। उसी बीच आकाशवाणी के लिए ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव का की वैकेंसी आई। हम लोगों ने भरा, और अनमने ही ढंग से, लेकिन मैंने भरा और परीक्षा दी। मैं सेलेक्ट हो गया सर। उसमें सेलेक्ट हुआ तो मेरी पहली पोस्टिंग मुझे लखनऊ दूरदर्शन की मिली, लेकिन किन्हीं कारणवश वहाँ मैं रह नहीं पाया, वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाया बस। और मुझे फिर गोरखपुर के आकाशवाणी केंद्र पर भेज दिया गया। यहाँ ज्वाइन किया सर, और एक बिल्कुल नई दुनिया थी सर। कौन से साल में ज्वाइन किया आपने? ये मैंने 1995 में सर ज्वाइन किया, 27 जनवरी 95 में, 27 जनवरी 1995 में। और तब से सर आकाशवाणी और दूरदर्शन की दुनिया में हूँ सर। और तो इसके लिए आपको मीडिया में आने के लिए मैस कम्युनिकेशन वगैरह ऐसी कोई डिग्रीज की कोई जरूरत नहीं? जी नहीं, उस समय जो था ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव के लिए सिंपल BA क्वालिफिकेशन होता था। हाँ, आपके इंटरव्यूज में जब होते थे तो उसमें आपकी रुचि अगर है मास कम्युनिकेशन से या मास मीडिया से कुछ है आपने तो था, या कि मैं जो अपने प्रिपरेशन कर रहा था सर सिविल सर्विसेज के समय, उस समय मैंने एक मैगजीन में लिखना पढ़ना शुरू कर दिया था सर। और फिर मैगजीन के संपादकीय विभाग में ज्वाइन कर लिया था। एक बहुत बड़े विज्ञान लेखक हुआ करते थे सर, सुखदेव प्रसाद जी, इलाहाबाद के। वो सोवियत लैंड अवार्ड और तमाम बड़े अवार्ड से अवार्डेड थे। उनके संपादन में तो एक वो विज्ञान पत्रिका निकालते थे, पर्यावरण पत्रिका निकालते थे वास्तव में, वो पर्यावरण से उसी में मैं सह संपादक के रूप में उनके साथ काम करने लगा था। तो लिखने पढ़ने का शौक जागृत हो ही चुका था। तो फिर हमने ये एग्जाम दिया, और संयोग था, ईश्वर को मंजूर था यही, तो इसमें मैं आ गया फिर से। लेकिन मैंने एक वर्ड आपने यूज किया बीच में, दुर्भाग्यवश। मुझे उसमें
जो करना चाहते थे वो नहीं मिला। जी लेकिन मैं तो समझता था कि ये आपका सौभाग्य है कि आप हर चीज वो बोलते कि कोई ना कोई चीज का कोई कारण होता है कि भगवान ने कुछ अच्छा ही सोच के रखा था कि आपका जो डिग्री चलती रहे, लेकिन समय बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है आपकी एक्सपर्टीज का, जिसमें आपने संपादकीय एक मैगजीन में यू नो एक ब्रेक थ्रू कर जी लिया और यू कैरिड ऑन। वंडरफुल वंडरफुल अचीवमेंट। तो सर, ये सर। पहले आपके जहन में था कभी भी कि आप दूरदर्शन तक पहुंच जाएंगे, या नहीं सर, दिस नहीं। इज जस्ट? ऐसा था नहीं, बिल्कुल नहीं था। जी क्योंकि एक जी तो मीडिया में काम करने का तो शौक था, लेकिन जी आकाशवाणी या दूरदर्शन में मैं चला जाऊंगा ये सोचा नहीं था। वो तो जी ईश्वर की इच्छा थी कि आकाशवाणी में मुझे नौकरी मिली। और आकाशवाणी में मिली तो आकाशवाणी तो सर ऑडियो मीडिया है। ऑडियो माध्यम से हम केवल श्रव्य माध्यम है, केवल हम सुना सकते हैं, कुछ दिखा सकते नहीं थे। तो देखा लगभग या लगभग 25 वर्ष बीत चुके थे आकाशवाणी में काम करते हुए। यहाँ फिर इलाहाबाद केंद्र पर मैंने काम किया। बहुत बड़ा केंद्र है इलाहाबाद, बहुत महत्व वहाँ के प्रसारक रहे हैं। तो जी वहाँ काम कर रहा था। ये अचानक से कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मुझे दूरदर्शन का काम भी करने को मौका मिल गया। मैं संयोग जी ऐसा बताऊं कि सर दूरदर्शन में हम लोग डीडी उत्तर प्रदेश के लिए 1 घंटे का कार्यक्रम बनाकर प्रतिदिन हम अवदान करते हैं। लखनऊ केंद्र को भेजते हैं, हम यहाँ से बना के प्रोड्यूस करके थ्रू अर्थ स्टेशन सैटेलाइट थ्रू के थ्रू हम भेजते हैं। तो भेज देते हैं। ऐसी स्थिति आ गई थी कि गोरखपुर केंद्र बंदी के कगार पे हो गया था। बंदी कगार पे तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी बहुत खराब स्थिति हो गई थी। यहाँ के कार्यक्रमों के प्रोड्यूसर्स ट्रांसफर हो गए। एक बंदा था जिसकी डेथ हो गई। तो बहुत खराब स्थिति थी। ऐसे में मुझे महानिदेशालय दूरदर्शन से एक दिन फोन आया कि ब्रजेंद्र जी, आपको दूरदर्शन का चार्ज लेना पड़ेगा, दूरदर्शन को संभालना होगा, क्योंकि वहाँ के कार्यक्रमों की स्थिति थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। तो मुझे जी बड़ा अजीब सा लगा कि मैं तो ऑडियो मीडियम का आदमी हूँ, कैसे दूरदर्शन, ये बहुत बिल्कुल अलग प्रकार का ये है माध्यम। लेकिन उन्होंने कहा कि जी आप कर सकते हैं, आप जाइए, आपकी ट्रेनिंग की व्यवस्था हम लोग करेंगे, और आप जाइए, आप संभालिए, अपने मैनेजरियल स्किल को आप वहाँ दिखाएं। तो मैंने फिर उसको जी एक अवसर माना और फिर मैं यहाँ आया। और सर, जी ईश्वर की कृपा कहें हम, कि जैसे ही मैंने काम शुरू किया यहाँ का, फिर जी देखते देखते संयोग बना और खूब तेजी से कार्यक्रम हमारे लोकप्रिय होने लगे, व्यूअरशिप बढ़ने लगी। और जी एक और चेंज आया जो बहुत बड़ा चेंज था, उसकी बात मैं चर्चा करना चाहूंगा। कि हमारे माननीय सूचना प्रसारण मंत्री गोरखपुर आए थे, और उनके साथ हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी भी साथ में थे। और एक पब्लिक मीटिंग हुई और उसमें हमारे मंत्री जी ने ये घोषणा की कि अब से गोरखपुर केंद्र प्रतिदिन 1 घंटे का भोजपुरी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। भोजपुरी का, क्योंकि इस क्षेत्र की भाषा जो डायलेक्ट है वो हमारी भोजपुरी है, और भोजपुरी संस्कृति को और साहित्य को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तो ये काम आपको करना होगा। ये एक आदेश था हमारे ये महानिदेशक। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स ए चैलेंज। जी, चैलेंज था सर, बिल्कुल, क्योंकि सारे हमारे जो हम सिर्फ लोकगीत भोजपुरी में करते थे उसके पहले, बाकी सारे कार्यक्रम हमारे हिंदी में होते थे। और ना जी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स थे, ना हमारे पास एंकर्स थे, ना हमारे पास उस तरह के एक्सपर्ट्स थे जो कि भोजपुरी में अचानक से कार्यक्रम शुरू कर सके। लेकिन फिर जी वही है ईश्वर की मर्जी और ईश्वर की कृपा, कि इस काम को हम लोगों ने 11 दिसंबर से शुरू किया। ये 3 दिसंबर को घोषित हुआ था, और 11 तारीख की डेट उन्होंने डेडलाइन दे दी थी कि 11 से आपको शुरू करना है, 11 दिसंबर 2021। सर, बस शुरू हुआ सर, और चल पड़ी गाड़ी हमारी। और आज अच्छे कार्यक्रम हमारे बन रहे हैं, और इसकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी है सर दूरदर्शन का। हम गोरखपुर से जो भोजपुरी कार्यक्रम भेजते हैं तो। जी। कमिंग टू दिस टीआरपी इशू, आज के दौर में देखिए हजारों चैनल जो है दे आर आउट देयर और एवरीवेयर, ठीक है जी ना? जी तो मुझे मालूम नहीं कि आप
जैसे ऐप स्टोर में भी या कहीं भी आपके चैनल्स का एंट्री हो सकती है, हो गई होगी अब तक तो, मतलब देयर इज नो प्रॉब्लम। जी जी लेकिन टीआरपी कैसे गेन कर पाते हैं? आपके लिए तो इतने चैलेंजेस आए, पहले तो एक तरह का डेड स्टेशन जो है आपको उसको पुनर्जीवित करना पड़ा। जी जी फिर उसके बाद जिम्मेवारी है सिनॉप्सिस की, उसके जो टोटल एंकर्स की, और बाहर क्या जाना चाहिए, हाउ यू हम्म अट्रैक्ट द, क्योंकि सबसे प्राचीन अगर चैनल है भारत में दूरदर्शन ही है। जी जी सर, तो उसके बाद जहाँ तो तक जी मैं एक बात बताना चाहूँगा सर, कि हम जी भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आरंभ से हम काम करते रहे। बाद में 1997 में प्रसार भारती का गठन होता है, और आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसार भारती के अंदर काम कर रहे हैं, दोनों। अब ऐसा है सर कि हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है वो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर की है सर। हम लोक सेवा प्रसारक हैं। हम जी टीआरपी पर बहुत ध्यान नहीं देते। टीआरपी का ओके मुद्दा भी हमारे सामने कभी नहीं रहा। बस हमारे सामने लक्ष्य यही तय किया गया कि आप ऐसे कार्यक्रम बनाएं, भले उसके दर्शक कम मिले, लेकिन आप वही कार्यक्रम बनाएंगे जो समाज के लिए उपयोगी होगा। एक वंडरफुल स्वच्छ मनोरंजन की बात आप करेंगे, और कोई ऐसा हथकंडा नहीं अपनाएंगे जो टीआरपी को बढ़ाने के लिए आज के चैनल्स करते हैं। तो हमें तो क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था कि आप अच्छे कार्यक्रम बनाएं, अपनी माटी से जुड़े हुए कार्यक्रम बनाएं, अपने भाषा और संस्कृति और साहित्य को सुदृढ़ करने वाले कार्यक्रम बनाएं, और एब्सोल्युटली सर। स्थानीय जो टैलेंट है उनको आप सामने लाने का प्रयास करें। तो हम तो सर क्या बात। इसी लक्ष्य को लेकर चले। बाकी सर टीआरपी की जहां तक बात है, टीआरपी उन चैनल्स के लिए हो सकता है जिनको कि पब्लिक मार्केट से पैसा उठाना है उस टीआरपी हाँ को हाँ दिखाकर। हम तो सर हाँ हम सेवा भाव से काम करते हैं, हम नौकरी करते हैं सरकार, भारत सरकार की, भारत के जनता की। तो हमें तो वो जी करना है सर जो कि जी उनके लिए उपयोगी होगा। तो हम ये काम जी कर रहे हैं सर, और हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं वही कार्यक्रम बनाऊं जिसको पब्लिक, सामान्य पब्लिक, ये नहीं कि कुछ जो बहुत उच्छृंखल या जो बहुत आज के जो नई युवा पीढ़ी है जो कि गलत दिशाओं में जा रही है, जो कि आप टीआरपी का जो खेल कहते हैं कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी दिखा देना, हिंसा और जी उस तरह की चीजें हम दिखा नहीं सकते। तो हम पब्लिक जी को एक अच्छा स्वस्थ मनोरंजन देना चाहते हैं, उनकी उनका जो ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं, उसको सही सूचनाएं देना चाहते हैं, और अच्छे जी मानसिक जो उनका विकास। विकास है वो हो सके, हाँ, हम ये कोशिश जी करते हैं जी सर। और सबसे वंडरफुल। बड़ी बात सर, मैं एक बात और करता हूँ कि हमेशा मैं जब कार्यक्रम का निर्माण करता हूँ या कोई भी कार्यक्रम में अपने प्रोड्यूसर्स के साथ डिस्कस करता हूँ, मेरे सामने एक लक्ष्य हमेशा रहता है सर। मेरा राष्ट्र प्रथम है, और राष्ट्र के हित में जो कुछ भी किया जाए वो कार्यक्रम उसी तरह के बने जो हमारे भारत के लिए उपयोगी हो। वंडरफुल तो वंडरफुल वंडरफुल। तो आप मेरे कोई भी कार्यक्रम देखें सर, मैं हमेशा उसमें राष्ट्र की बात जरूर करता हूँ, राष्ट्र को केंद्र में रख के ही बात करता हूँ सर। तो जी इसलिए जी हमारी जी टीआरपी की चिंता नहीं है सर। टीआरपी भले, और सर टीआरपी की मैं बात बताऊं सर, दूसरा एक बात बताऊं मैं जी आपको कि जी हमारा जो ये दूरदर्शन का प्रसारण है सर, वो सैटेलाइट पे तो है ही है सर। सारे जो डीटीएच के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब पे है, हमारा कंपल्सरीली रहता है हमारा। लेकिन सर जी हमारा दूरदर्शन का कार्यक्रम यूट्यूब के चैनल्स पे डीडी यूपी लाइव के नाम से ये भी चलता है सर। और अगर अच्छा अच्छा कभी मौका मिले सर, तो अगर उसकी व्यूअरशिप देखें, उसे बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं सर जिसके हजारों लाखों दर्शक हैं सर, और उनके कमेंट्स जो हमें मिलते हैं सर बहुत अच्छे मिलते हैं सर। वही वही हमारी असली कमाई है सर, कि पब्लिक जब जी खुश हो जाती है कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने लोक पर्व, अपने लोक संगीत को जब सुनती है जी और जी। उससे समझ मैं आते हैं। जी मैं अपने जो दर्शक हैं आज उनसे कॉल बैक करूंगा इस मकसद में कि आप डायरेक्ट फ्रॉम अ डायरेक्टर एक ऐसी सूचना जो है आपको माइंड बॉगलिंग एक्सपीरियंस, और जिस चीज के लिए वो वचनबद्ध है, जिसमें वो देश हित की बात करते हैं, समाज के विकास की बात करते हैं, अपनी जड़ों के साथ जुड़ने की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं, दूरंदेशी की बात करते हैं, जिसमें एक ऐसा संशोधन करके प्रोग्राम
बाहर देने की बात करते हैं, आप कंपेयर कीजिए अदर चैनल्स के साथ कि कोई भी चैनल आज अगर कुछ भी दे रहा है आपको, जिसमें कहीं पंजाब में तो कहते हैं लच्चरपना, या कोई ऐसा दे रहा है जो अपने घर में आप बहू बेटियों के साथ बैठकर देख ही नहीं सकते। जी जी जी, तो बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे चैनल्स को बढ़ावा देना, क्योंकि उनकी अर्निंग में बढ़ावा हो और वो विकास के लिए मार्केट से पैसा उठाने वाले के लिए टीआरपी करें, तो कौन सा बेटर है ये पब्लिक के ऊपर छोड़ते हैं। दिस इज द समथिंग टू थिंक अबाउट एंड दिस इज अ टाइम टू कॉल बैक एंड गो टू योर ओरिजिनल रूट्स, जिसके जी साथ जुड़कर आपको पता चलेगा। सर आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद योर आंसर, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मेरा हो चुका है। एक बहुत बड़े स्टार थे यूके में ही, तो जब मैंने उनसे ये बात की कि ये ऐसी प्रोडक्शन क्यों चल रही है आपकी, आप तो बहुत अच्छे सॉन्ग्स करते थे और अचानक डिस्को में और दूसरे अर्धनगन जो जी पहनकर ऐसे सॉन्ग्स में आप मॉडल्स लाके अब सॉन्ग करने बोलते, हमारा पब्लिक की डिमांड ही यही है, हमारा कुछ बिकता ही नहीं अदरवाइज। बिल्कुल। सो दिस इज अ पब्लिक आल्सो रिस्पांसिबल इन इट। ये एक बहुत सोचने की बात है कि अगर हमने अपना विरसा बचाना है तो उसके लिए हमें करना क्या होगा एंड हु इज रिस्पांसिबल। अभी आपने भाई साहब बहुत सारे सेलिब्रिटीज की इंटरव्यू करी होगी, जी बहुत जी सारे ऐसे लोग आपकी जिंदगी में आए होंगे, कोई ऐसा आपके लिए अनऑर्डिनरी हो या जिसने आपको झकझोर कर रख दिया हो इंटरव्यू के दौरान ही, या बाद में पता चला होगा हैंग ऑन अ मिनट ये क्या हुआ। जी जी। कोई ऐसा एक्सपीरियंस कोई जीवन में हो तो जरूर शेयर कीजिए। सर ऐसे तो बहुत सारे कार्यक्रम रहे हैं जिनमें कि मैं पब्लिक फिगर्स को बुलाता हूं सर, और उनसे जो बातचीत होती है। दो वाक्य मैं बताना चाहूंगा सर, दो वाक्य, एक ही पहले हो जाए। क्या था सर कि महाभारत जो सीरियल बहुत लोकप्रिय हुआ, उसके विषय में बताते हैं लोग कि महाभारत जब दूरदर्शन से चलता तो सड़कें सूनी हो जाती थी। उसी के एक किरदार थे, अर्जुन का किरदार किया था फिरोज खान साहब ने, फिरोज खान जिनको बाद में अर्जुन ही कहा जाने लगा था। तो संयोग था फिरोज खान साहब फैजाबाद आए हुए थे और उनके एक मित्र थे, उनसे मेरी थोड़ी जान पहचान थी। तो मैंने उनके मित्र से कहा कि भाई अगर फिरोज जी अगर हमारे केंद्र पर आ जाए तो उनका एक इंटरव्यू हम करना चाहते हैं। तो अब उसमें उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो तैयार हो गए सर। और शाम के समय हम लोग इंतजार कर रहे थे कि उन्होंने टाइम दिया 4 बजे, लेकिन उनको आते आते लगभग 7 बज गए सर। हम लोग इंतजार कर रहे थे, आए वो बिल्कुल चेहरा तो हीरो का चेहरा बिल्कुल होता ही है, हमारा पूरा केंद्र उनकी तरफ दौड़ पड़ा और अच्छा लगा। चाय पानी के बाद हम लोग स्टूडियो गए, वहाँ बैठे, थोड़ा स्टूडियो की हालत देखा उन्होंने, थोड़ा उनको लगा कि थोड़ा कमजोर हो सकता है, थोड़ा हमारा सेटअप हो सकता है पुराना है थोड़ा, लेकिन खैर बातचीत के दौरान जब बातचीत शुरू हुई और उनको मैंने महाभारत के अर्जुन की ही दृष्टि से मैंने उनसे बातचीत की। मैं कहा सर आप फिरोज खान होंगे, बहुत बड़े स्टार हैं, बहुत फिल्में भी की है आपने, लेकिन जो जनता है जो आपको अर्जुन के रूप में देखती है, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपकी पूजा होती है, आपको लोग इस श्रद्धा के साथ देखते हैं कि आप अर्जुन हैं जिनका सीधा सीधा भगवान कृष्ण के साथ संवाद हुआ था, भगवान कृष्ण ने आपको गीता का उपदेश दिया था। तो थोड़ा वो रिलैक्स हुए, थोड़ा ग्लैड हुए वो, और उसके बाद जब बातचीत होने लगी तो इतना खुल के उन्होंने बातचीत की, मेरे मन में ऐसे ही आया। मैं भी महाभारत बहुत बार मैंने उसके सीरीज में रखा था, सीरीज से मैं देखता था। एक सीन मुझे हमेशा कचोटता है, वो था कि जब अर्जुन भीष्म पितामह को वाण से घायल करते हैं या वाण चलाते हैं उस पर, तो भीष्म पितामह आशीर्वाद देते हैं अर्जुन को, और अर्जुन जिस तरह से रोते हैं, रोते रोते बाण चला रहे हैं वो। मैंने इसी बात को, मेरे मस्तिष्क में बहुत सालों से थी बात, तो उस दिन संयोग आया, मैंने कहा आज इनसे पूछ ही डालता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि फिरोज जी ये बताइए कि वो जो सीन था, ऐसा लगता था कि साक्षात आप रो रहे हैं
और बाण चला रहे हैं, और पितामह आपको यशस्वी भव पुत्र शाबा, मैंने इस तरह से शाबाशी दे रहे थे। और वो बिल्कुल एक के बाद एक बाण उनको लग रहे थे, और आप रो रहे थे और उसके बावजूद बाण चला रहे थे, पितामह पितामह आप चिल्लाते थे। तो वो मेरा मुंह ताकने लगे, थोड़ी देर के लिए वो चुप हो गए। उन्होंने कहा, ब्रजेंद्र जी ये सवाल आपने क्यों पूछा? मैंने कहा, सर मेरी तो ये स्वाभाविक ये था, मेरी इच्छा थी, स्वभाव मेरे अंदर से स्वमेव ये प्रश्न उत्पन्न हुआ था, क्योंकि मुझे बहुत बहुत भावुक करता है। वो राजकुमार जी की हाँ फिल्म थी, सर्कस का सीन था कोई, तो जी जी उसमें उन्होंने उन्होंने जीवन पहला घंटा बचपन का, दूसरा जवानी, तीसरा जी जी, बुढ़ापा, राज कपूर साहब है की। ना? जी जी, राज हाँ जी, कपूर की जो फिल्म थी। राज कपूर जी साहब की, जी। जी, तो बिल्कुल। मैं वो सिर्फ ऐसे फिल्म सोचते सोचते ही भावुक हो जाता था। आज जो बिल्कुल। आपने सीन बताया, डेफिनेटली अपना समय भी याद आ गया। ओहो, ओके। क्या? तो ये एक्सपीरियंस वाकई समथिंग मैं समटाइम नीतीश भारद्वाज जी के हाँ, जो नितिन जी सीन ने है, कृष्ण के, जी जी।
उनके मतलब इंटेलेक्ट, जो डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स, जी और जिसने भी लिखे हैं महाभारत में जी या रामायण में, बहुत ही जी अनुमोदनीय है। और जो बहुत निभाया है एक्टर्स ने, उनके पर्सनल हालात कैसे रहे राही होंगे। राही मासूम रजा साहब ने लिखी थी सर। राही जी मासूम रजा साहब ने महाभारत की स्क्रिप्ट लिखी थी, डायलॉग्स लिखा था उन्होंने, उसका स्क्रीन प्ले लिखा था। और सर उसकी भी अलग कहानी है सर। बहुत लोगों ने विरोध किया कि एक दूसरे धर्म के व्यक्ति किस प्रकार से ये डायलॉग लिख पाएंगे। और उन्होंने जो लिखा सर, वो जादू था, करिश्मा था सर। वो बिल्कुल जो लिखा है वो इतिहास है सर। जिस तरीके से उन्होंने महाभारत की स्क्रिप्टिंग की, जिस तरह से उसके डायलॉग लिखे और स्क्रीन प्ले लिखा, वो अद्भुत है सर। वो तो जान डाल दी। और सर मैं इसीलिए कहता हूँ कि सर दूरदर्शन ऐसा माध्यम है जी जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, और इस तरह की मूल्य जो है उनसे साक्षात्कार कराता है सर। जी इसलिए मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं ऐसे चैनल में हूँ जहाँ से महाभारत और रामायण जैसे सीरियल्स दिखाए गए, और जी साथ में जो प्रेमचंद की बहुत सारी कहानियां, एक से बढ़कर एक कहानियां प्रेमचंद की, मालगुडी जी डेज की बात करें, इस तरह के जितने थे सर बड़े जो सीरियल, जिसको ठीक है उसकी मार्केट वैल्यू नहीं हो सकती, टीआरपी उससे नहीं बढ़ सकता, लेकिन अगर कोई बंदा अगर सच्चे दिल से भारत को चाहता है, अगर भारत की संस्कृति को, भारत की जो वास्तविकताएं हैं, वास्तविकताओं में उसकी गरीबी भी हो सकती है, उसके जो रूढ़िवादिताएं हैं वो हो सकती, जो बहुत सारे इस तरह की जो चीजें हैं वो हो सकती हैं, लेकिन सर उन सबको एक कलात्मक तरीके से, आर्टिस्टिक जी तरीके से जनता के सामने लाना बहुत बड़ी जी बात है सर। हम वास्तविकता को जी दिखाते हैं और सर, कोशिश करते हैं। आज की तारीख में एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट आ गई है, वो है बिल्कुल सर। भाषा। जी जी हमारी जो नेटिव भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, वो भारत में ही बहुत से लोग जो है ना, उसको समझ नहीं पाते कई बार। मतलब विदेश में तो बात अलग है। तो काफी हम्म। प्रोग्राम्स, ये तो एक ऐसे दर्शक की मतलब हैसियत से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर उसके नीचे इंग्लिश में सबटाइटल्स आ जाते हैं तो हम्म। बहुत आसान हो जाता है बच्चों के साथ बैठकर देखने में। हमारे हाँ। किड्स, ग्रैंड किड्स अभी आज की तारीख में वो बहुत इंटरेस्टेड है जहाँ पर सबटाइटल्स आते हैं। तो दूसरे चैनल्स के प्रोग्राम जहाँ पर सबटाइटल आते हैं और बच्चों के देखने लायक नहीं है, वो तो हमें स्विच ऑफ ही करने पड़ते हैं क्योंकि वो खतरनाक है। जी जी। लेकिन ऐसे प्रोग्राम तो हम डेफिनेटली समय निकाल कर भी दिखाने में उत्सुक हैं। तो अगर कुछ आपके प्रोग्राम्स ऐसे बहुत दूरदर्शन में अच्छा आए विद सर। सबटाइटल्स। जी जी, बहुत अच्छा सुझाव है सर आपका। मैं जरूर इस विषय में अपने महानिदेशालय से बात करूंगा, मैं पत्र लिखूंगा कि जी आपने बहुत जेन्युइन मांग है ये, क्योंकि अगर अगर हम सबटाइटल्स इंग्लिश में या फ्रेंच में या किसी अन्य भाषा के साथ देने लगे, जहाँ जैसे रिक्वायरमेंट हो, अगर उसके साथ इंग्लिश ही ठीक है सबटाइटल्स जी। देने लगे, इंग्लिश इज वर्ल्ड इंग्लिश भी वाइड नो। ठीक है। जी जी। जी। तो मतलब दैट ये विल बी वास्तव में लेस हमारे। लेस एक्सपेंस, जी क्योंकि दूरदर्शन की आमदन का साधन एडवर्टाइजमेंट तो है नहीं। जी। गवर्नमेंट पर बोझ पड़ेगा तो उसका हाँ। फिर फायदा नहीं है ना। जी 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 तो जी। नहीं, मतलब इंग्लिश दैट में भी दैट विल किया बी। जा सकता है सर। मैं चिट्ठी लिखूंगा सर अपने महानिदेशक को कि इस विषय में भी सोचा जाए, जो बहुत सारे कार्यक्रम बन रहे हैं, अच्छे कार्यक्रम, उनके सबटाइटल्स हों इंग्लिश में। इवन पुराने भी महाभारत रामायण एक बार फिर दोबारा उनको जोड़ दीजिए, कोर्ट्स बंद कर जी दीजिए, सर जेलें सर बंद कर दीजिए, स्टेशन, नहीं नहीं, रेलवे मैं आपको स्टेशन बताना बंद कर चाहूंगा दीजिए। सर। है जी। मैं बताना चाहूंगा मार्केट सर में कि ट्रेनिंग। कोरोना के दौरान, हाँ कोरोना के दौरान 2020 में, 2019-20 में हम लोगों ने पूरा जी रामायण और महाभारत दोबारा रिपीट किया था सर। जी 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 जी। तो इज वर्थ रिपीटिंग, स्पेशली इलेक्शन के दौरान। जस्ट डू इट। हाँ। तो अब तो सर एक अब तो पर्सनल क्वेश्चन जो है हाँ। मेरा जी कि आप आकाशवाणी और इसमें दूरदर्शन में दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो विच इज काइंड ऑफ अ समस्या। वैसे तो कई बार तो इंसान दुखी भी हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली आप जैसे प्लेयर जो है उसको एज ए समस्या लेते होंगे। तो आपको अनेकों समस्याओं से भी रूबरू होना पड़ता है, तो कैसे हैंडल करते हैं? मतलब यू आर स्माइलिंग ऑल द वे थ्रू,
आज जी, जी, मतलब मैं जो मेरे अब जी। सर, ये इस विषय में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे समस्या तो है ही है सर, कोई काम करने चलेंगे तो समस्या तो सामने आएँगी ही। आप एक कदम चलेंगे तो 2 कदम पीछे खींचने वाले आपके साथ लग जाएँगे। ये तो होते ही है सर। लेकिन जी, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम काम शुरू करते हैं, तो जी, जैसे ही शुरू करते हैं, उसके साथ जो आपकी जो पॉजिटिव वेव्स जो निकलती हैं, उससे 4 अच्छे लोग भी जुड़ते हैं सर। और फिर जब चर्चा होती है कि ये काम होने जा रहा है, तो 4 का जी, समर्थन जब आपको मिलता है, तो वो 2 जो पीछे से खींचने वाले होते हैं, वो एक तरह से नलिफाइड हो जाते हैं सर। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसी स्थितियाँ आती हैं सर हमेशा। और क्योंकि आकाशवाणी सरकारी माध्यम है, दूरदर्शन सरकारी माध्यम है, और ये पब्लिक के पैसे से चलने वाला माध्यम है। तो पब्लिक का जो दबाव होता है सर, वो तो हमेशा ही रहता है। वो आप अच्छा करेंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ लोग कमेंट करेंगे कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना था। या फिर कुछ लोग इसमें लाभ भी उठाने की कोशिश करते हैं। लाभ इसलिए मैं कहूँगा कि दूसरे चैनल्स की तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मैं कोई भी कोई किसी भी केंद्र पर किसी भी टैलेंट को हम जब बुलाते हैं अपने केंद्र पर रिकॉर्डिंग के लिए, चाहे वो वार्ताकार के रूप में हो, वो इंटरव्यू के रूप में हो, या फिर उनसे डिस्कशन के रूप में हो, या किसी भी रूप में, हम उनको एक्सपर्ट मान के हम बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, जी, अपने स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करते हैं। इसी प्रकार से जो कलाकार होते हैं, तो लोकगीत गाने वाले, लाइट म्यूजिक गाने वाले, या क्लासिकल के बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, इन सब के लिए सर, या फिर कोई ड्रामा आर्टिस्ट हो, फिल्म एक्टर हो, उनको भी हम बुक करते हैं, ड्रामा हम प्रोड्यूस करते हैं, टेलीफिल्म प्रोड्यूस करते हैं। तो आकाशवाणी या दूरदर्शन, सभी जगहों पे जब हम इनको आमंत्रित करते हैं, तो इनको हम उनका मानदेय देते हैं सर। और ये मानदेय जो है, ये आकाशवाणी और दूरदर्शन, बल्कि कहें कि प्रसार भारती के द्वारा ये निर्धारित फीस स्ट्रक्चर है सर, पूरा पूरा। और ठीक ठाक अमाउंट दिया जाता है, ताकि उनको आने जाने का जो भी उनका समय है, जो हमें देते हैं, उस समय का थोड़ा सा उनको कुछ, हालांकि उसकी कोई कीमत नहीं होती, हाँ, लेकिन हम उनको मानदेय देते हैं सर, सभी को, चाहे छोटा कलाकार हो, छोटा वार्ताकार हो, या बहुत बड़ा। अब इसमें सर मानदेय को लेकर कभी कुछ समस्याएं हो सकती हैं कि भाई हमें समय से पैसा नहीं मिला, हमें समय से ये नहीं मिला, या हमें ज्यादा मानदेय मिले, हमें हमें अभी बुलाया है तो अभी तुरंत फिर 1 महीने बाद फिर बुला लो। ये सारी चीजें, ये जो प्रैक्टिकल कुछ समस्याएं होती हैं, ये आती हैं सर। जी, और ये जी, हम लोग आए दिन झेलते हैं इसको। लेकिन सर, इसे मैं इस पार्ट ऑफ ड्यूटी मानता हूँ इसे, क्योंकि ये जब हम काम कर रहे हैं, तो इसके साथ ये बातें जुड़ेंगी। और जहाँ भी सर पैसा या धन जहाँ भी जुड़ता है, वहाँ थोड़े विवाद तो होते ही है सर, चाहे वो घर हो, परिवार हो, समाज हो। तो हम इसको इसी रूप में लेते हैं, और उसका हम समाधान करते हैं सर। तो हो जाता बिल्कुल। है ये सर सब। समाधान तो एक मतलब इट्स वेरी स्मॉल। ये जी, समाधान तो मतलब कुछ भी नहीं है। मेन समस्या जो होती है प्रोडक्शन है, एंकर्स है, आपकी टीम वर्क है, कैमरा पीपल है, कैमरा क्रू के साथ साथ फिर आपका कहीं पर पहुंचना। कह लो कि कैमरामैन की तो जिम्मेवारी ये होती है कि समय से पहले पहुंच जाए और सबके बाद जाने के बाद आए वापस, यू बिल्कुल नो। बिल्कुल। तो ये डील करने के लिए मतलब ये सक्षमता कहाँ से लाते हो आप? सर तो ये पूरा टीम वर्क है सर, टीम वर्क है, और हम जी, टीम के साथ काम करते हैं। और आपको एक बात और बताऊं कि जितने वीआईपी मूवमेंट्स होते हैं सर, या प्रधानमंत्री के मूवमेंट देख लीजिए, या हमारे राष्ट्रपति महोदय की, या तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं या चीफ मिनिस्टर्स हैं, इन सबके जो मूवमेंट्स होते हैं सर, जी, प्राइवेट मीडिया तो उनको कवर करता है, लेकिन ऑफिशियल मीडिया के रूप में सर, हम दूरदर्शन की ही तरफ से और आकाशवाणी की तरफ से हम जाते हैं। और इतने बड़े पैमाने पर सर, एक एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के हम 40-40, 50-50 कैमरे लगाते हैं सर, और पूरा वो भी वैन और डीएसएनजी वैन के माध्यम से जो हम प्रसारण करते हैं सर। और आप देखेंगे सर, कभी फेल नहीं होता सर। हम इतने सालों से हम लोग हमें दूरदर्शन में जितने दिनों से काम करते हो गया, कभी कभी फेल नहीं हुआ सर, लिंक फेल हो जाए तो। ये टीम वर्क है ना सर, ये पूरी टीम हमारी लग जाती है हमारे कार्यक्रमों के दौरान। तो इसी यही हमारी शक्ति भी है सर, हमारी पास जो क्रू संगठन मेंबर का आप, कमाल है।
जी। तो संगठन का जैसा कमाल है, और इस संगठन को चलाने के लिए इसका श्रेय जो है उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनको जाता है, जो कि आप बड़े आराम से उसको बड़ा मतलब इजीली लेते हैं। मुझे सर, कई बार बातचीत करते हुए कोई बीमार हो गया, कहते स्ट्रेस बहुत था, मैं बीमार हो गया। मैंने कहा कि अगर स्ट्रेस ही लोगों को बीमार करता है तो सभी डायरेक्टर्स, सभी प्रधानमंत्री, सभी प्रधानाचार्य सभी बीमार ही रहने लगेंगे। तो जी, ये स्ट्रेस इज नॉट अ इशू, डिपेंड्स हाउ यू टेक इट। अगर समस्या बिल्कुल को सर, ऐसे दुख लेना है तो फिर बीमार होना ही है। तो बिल्कुल सर। और आगे बढ़ना है तो स्ट्रेसफुल तो रहेगा ही सर। अगर आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, तो स्ट्रेस लेने की क्षमता तो, इसलिए सर मैं कहता हूँ, आज भी मैं अपने जो जो यूथ के जो हमारे आते हैं, हमारे यहाँ से कुछ युवाओं के लिए भी प्रोग्राम होते हैं, तो उनसे मैं एक बार जब कार्यक्रम करके आते हैं, सब मेरे पास बैठते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि देखो भैया, पहली आवश्यकता है कि अपना शरीर मजबूत कर लो, क्योंकि और कार्य, तीनों जी, परस्पर जुड़े हुए हैं, ये तीनों चीजें। और सर ने भी यही बात कही है। और तीनों परस्पर जुड़े हुए, शरीर कार्य का साधन है। स्वास्थ्य अनुकूल हो तब भी ही साधन जो है वो बनता है। उसकी प्रतिकूलता में वह कार्यक्षम नहीं हो सकता। We all know about it. If the health is not well, you can't do anything. So therefore, इसलिए जो कुछ करना चाहे उसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना अनिवार्य है। और सबसे पहले कठिनाई है स्वास्थ्य के प्रति अज्ञान। जी, अगर हमें उसका ज्ञान नहीं है तो आपकी पॉजिटिव दृष्टि आएगी नहीं। पॉजिटिव दृष्टि आएगी नहीं तो ना तो फिर अपने आप के लिए आप जस्टिफाई कर पाएंगे, ना देश को, देश के हित में कुछ जस्टिफाई कर पाएंगे। सो देयरफॉर इसलिए एक कवि ने बहुत ही अच्छी बातें लिखी है जो मेरे आज हमेशा सामने आती है। दैट्स इन संस्कृत। आप कहा, तो ये देश की, लोगों की, अपनी हर एक की भलाई के लिए आपका एक बार पॉजिटिव होना जो है वो बहुत अनिवार्य है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और इसके साथ साथ दिवालिया की हमेशा एक अपील रहती है कि अंगदान के लिए हमेशा रजिस्टर करें अपने आप को, अगर नहीं किया, और वृक्षारोपण के लिए हमेशा सक्रिय रहें, और जल का उपयोग सही ढंग से करें। आजकल समर आ रही है, पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था घर के ऊपर आसपास पार्क्स में उनके दाना की व्यवस्था जरूर करें, ताकि कोई भी अननेसेसरी किसी के प्राण ना जाए। तो इसी के साथ कह दें कि वक्त से वक्त की क्या शिकायत करें, वक्त ही ना आए, ये तो वक्त की बात है, आए क्या हैं तो बात जाना ही पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत 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 धन्यवाद।